Hello all. My name is Saksham Madia and I hope you all are fine. तो ये जो वीडियो सेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, इस वीडियो सेशन में पर्टिकुलरली मैं आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ाऊंगा। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो सीरीज हमारी रहेगी, ये सीरीज जो है वो जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे कि वो हमारा फॉरेस्टर का एग्जाम है, चाहे कि वो जो है वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो, चाहे कि वो जो है जेके पीएसआई का एग्ज़ाम हो, या फिर इसके अलावा और भी जितने भी जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगी। बट इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और इस पूरी सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और ये डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जितने भी जेकेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में मार्च में, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें जो हमारी एनवायरनमेंट की सेक्शन थी, एनवायरनमेंट की सेक्शन में से 8 क्वेश्चंस आए थे। और 8 क्वेश्चंस जो थे वो मैंने विद सोर्स पूरी उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रीवियस वीडियो में बताई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली कहाँ से आए थे, वो डायरेक्टली हमारे पूछे गए थे एनसीईआरटीज में से। तो अभी हम उसी को देखते हुए जो हमको ये चीज़ें रिवाइज करनी है, तो इसको हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारा जो बेसिकली चैप्टर जो हमको डिस्कस करना है, जो सिलेबस का कंटेंट हमें डिस्कस करना है, उसमें सबसे पहली बात आ जाती है इकोलॉजी की। बेसिकली इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो भी रिलेशनशिप होता है विद द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक एयर आ जाती है, लाइट आ जाती है, वाटर आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है एनवायरनमेंट में। तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो रिलेशनशिप होता है उनके एनवायरनमेंट के साथ, उस चीज़ को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। अब कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो होती हैं कि ये जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स, दे आर कॉइंड बाय हुम। ये जो टर्म्स हैं ये किसने दी हुई हैं, किसने इनको सबसे पहले कॉइन करा था। तो जो टर्म इकोलॉजी है, दिस इकोलॉजी टर्म वाज कॉइंड एंड डिस्क्राइब्ड बाय द पर्सन नेम अर्नस्ट हैकेल। तो ये नाम आपको याद रखना है, अर्नस्ट हैकेल, क्योंकि इकोलॉजी की जो टर्म है वो किसने दी थी, अर्नस्ट हैकेल ने। उसके बाद बात आती है कि टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट ऑथेंटिकली यूज्ड बाय द पर्सन जिनका नाम है रीटर। और इसी पर्सन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी भी बोला जाता है इसी पर्सन को। सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी, रीटर उसका आंसर आएगा। तो अगर हेकल के पर्सपेक्टिव से देखें तो हेकल ने इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। बेसिकली यहाँ पे भी सेम ही मीनिंग है कि जो एनवायरनमेंट और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन है, उसको ही अर्नेस्ट हेकल ने डिफाइन किया गया क्या है, इकोलॉजी को। अब अगर हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें, ये तो आ गया वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, ये जो दो नाम मैंने आपको बताए। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो द पर्सन नेम रामदेव मिश्रा, ये जो पर्सन है रामदेव मिश्रा, अ फेमस इंडियन इकोलॉजिस्ट, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, सो द आंसर इज रामदेव मिश्रा। एंड डिफाइन द इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म्स, फंक्शंस एंड फैक्टर्स। बेसिकली वही मीनिंग है, बस वर्ड्स को घुमा फिरा के यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर पूछा जाएगा इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, तो अर्नस्ट हेकल। इकोलॉजी वाज फर्स्ट ऑथेंटिकली यूज्ड बाय, तो रीटर। और रामदेव मिश्रा के बारे में पूछा जाएगा तो फादर ऑफ द इंडियन इकोलॉजी। उसके बाद एनवायरनमेंट की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो एनवायरनमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरोनिया बोलते हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है जहां से एनवायरनमेंट वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है। और इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं इकोसिस्टम। डोंट वरी, इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये जो इकोसिस्टम टर्म है ये किसने कॉइन करी है, दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द पर्सन नेम टांसले। इनको एजी टांसले बोलते हैं। और कब करा था, अराउंड 1935 में। और ये जो इकोसिस्टम टर्म कॉइन करी थी एजी टांसले ने, इस इकोसिस्टम को टांसले ने जब इसको कॉइन करा उससे पहले क्या बोला जाता था, तो यहाँ पे क्या बोला जाता था, बायोकोनेसिस। तो ये यहाँ पर इसको बोला जाता था। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें। अब हम जब इकोलॉजी की बात कर ही रहे हैं तो इकोलॉजी के अंदर हम लोगों को लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है। जब हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो इकोलॉजी को क्या किया गया है, 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली डिवाइड किया गया है।
कौन कौन सी 4 लेवल्स हैं वो हमारे पास आते हैं। फर्स्ट आता है, हम लो से हाई की तरफ देखेंगे तो फर्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटीज एंड देन बायोम्स। अगर हम इसको मोर प्रिसाइसली देखें तो इस तरीके से ये हायरार्की रहती है, ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर। ये तो हमारे पास आ गया बहुत ही डिटेल में। बट इसी चीज को, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जब हम इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो उसको बेसिकली यहाँ पर 4 डिफरेंट क्लासेस में यहाँ पे उसको डिवाइड किया हुआ है। तो जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी स्पीशीज ले लो, उसके अंदर जो भी कोई भी एक, जब हम किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म हो गया। अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स हो गया। तो ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर फीचर्स एंड पोटेंशियल टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि जब भी हम स्पीशीज की बात करते हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म क्या करें, वो इंटरब्रीड कर सकें और जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स हैं या फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकें। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का क्या यहाँ पे मतलब है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का ये मतलब है कि जो एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे उनमें भी ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब वो बड़े होंगे एज में वो भी अपने न्यू यंग वंस को, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकें। तो ये आ गया हमारा पहला ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट वन। उसके बाद बात आती है पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन किसको हम बोलते हैं, इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज एट अ गिवन प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। अब वही पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल्स हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के एक जगह पे जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। एंड देयर एग्जिस्ट एन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इन अ पॉपुलेशन फॉर बेसिक नीड्स। अब सपोज करो हमारे पास ये पर्टिकुलर एरिया है और इस पर्टिकुलर एरिया में सपोज क्या है, डॉग्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स की पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर एरिया में। अब जब यहाँ पे एक डॉग की पॉपुलेशन है तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन किस में होगा, वो भी डॉग्स के बीच में ही होगा। अब मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 8 डॉग्स हैं और यहाँ पर अगर कोई चीज इनको फूड चाहिए या कोई भी चीज चाहिए तो जो कंपटीशन है वो भी तो इन्हीं सब के अंदर होगा ना, यही जो 8 डॉग्स हैं इन्हीं के अंदर कंपटीशन होगा। तो जब एक ही स्पीशीज के अंदर कंपटीशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर यहाँ पर सपोज ये कोई एरिया है, यहाँ पर हमारे पास डॉग्स हैं और यहाँ पर हमारे पास काउज हैं, सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इन ये दोनों जब ऑर्गेनिज्म किसी चीज के लिए कॉम्पीट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये होगा बिटवीन 2 स्पीशीज, एक ये स्पीशीज, इन दो के बीच के कॉम्पिटिशन को हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। और जब विद इन द स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अंदर जब कॉम्पिटिशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। और इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हमें एक स्पीशीज के अंदर देखने को मिलता है। हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिजम्स को, पॉपुलेशन को, अब हम डिस्कस करते हैं कम्युनिटीज को। तो कम्युनिटीज हम हायरार्की में पढ़ रहे हैं, मतलब छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म आ गया, देन पॉपुलेशन आ गया, तो उसके बाद क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट लिव इन एन एरिया एंड इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूट अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड ईच बायोटिक कम्युनिटी हैज डिस्टिंक्ट स्पीशीज कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर। अब आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बात कर लें, सपोज कोई भी हम एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं ना, ये सपोज कोई पर्टिकुलर एरिया है, ये आपके घर के पास का एरिया है और ये मेरे घर के पास का एरिया है। अब आपके घर के पास के एरिया में भी ह्यूमंस होंगे, मेरे घर के एरिया के पास में भी ह्यूमंस होंगे, बट डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होंगे। सपोज कोई टी वाले प्लांट्स, एस वाले, एम वाले प्लांट्स होंगे, सपोज यहाँ पर कोई एन वाले प्लांट्स होंगे, ओ जेड, यहाँ इस टाइप के प्लांट्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है, each biotic community has distinct species composition and the structure। community वो होती है एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारी populations exist करती हैं। जैसे इस वाले एरिया की बात करें, यहाँ पर H humans की population है, N की है, O की है, Z की, बहुत सारी populations हैं। इस एरिया की बात करें, यहाँ पे भी बहुत सारी populations हैं, humans की है, T की है, S की है, M की, बहुत सारी populations यहाँ पर हैं। बट ये वाली जो community है और ये वाली जो community है, ये दोनों communities क्या है, यहाँ पर
डिस्टिंक्ट स्पीशीज कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर है। तो ये चीज हमारी आती है कम्युनिटी में। उसके बाद हम जो लास्ट डिस्कस करते हैं दैट इज बायोम्स। अब जब हम बायोम्स की बात करते हैं, अ बायोम इज अ लार्ज यूनिट and consist of major vegetation type and fauna of specific climate zone। अब जब हम यहाँ पर बायोम की बात करते हैं तो बायोम एक बहुत बड़ा सा एरिया हम लोग कंसीडर करते हैं और वहाँ पर बहुत सारी प्लांट स्पीशीज, बहुत सारी एनिमल स्पीशीज उस पर्टिकुलर रीजन में होती हैं। तो ये हमारा हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करनी है रिलेटेड टू द इकोलॉजी। पहली टर्म हमारी आती है यहाँ पे ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। इन दोनों टर्म्स को जो है हम एक साथ ही डिस्कस करते हैं। ऑट इकोलॉजी में क्या आता है? ऑट इकोलॉजी में सपोज हम एक पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं या फिर एक स्पीशीज की हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, मीन्स स्टडी ऑफ द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का बेसिकली यहाँ पे मतलब है म्यूचुअल, मतलब एक साथ जो है। स्टडी ऑफ द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन और द स्पीशीज एंड इट्स इन्वायरमेंट। जब भी हम किसी एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं या किसी एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑट इकोलॉजी। और सिन इकोलॉजी किसको बोलेंगे? द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द composition, organization and development of communities and their environment। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लार्ज स्केल पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जब हम कम्युनिटीज और उनके इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे तब हम किसकी बात करेंगे? सिन इकोलॉजी। क्योंकि ये जो वर्ड सिन है, सिन वर्ड का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है फ्यूज्ड। तो ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी का डिफरेंस समझ आया यहाँ तक। अब हम डिस्कस करते हैं जीन इकोलॉजी। जैसे कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है हमको जीन इकोलॉजी। तो जब हम लोग जीन के बारे में डिस्कस करते हैं तो डीएनए जो सेल जो होता है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक ऑर्गेनल होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। और ये जो डीएनए जो है ये किसका बना होता है? जीन्स का। छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के जिनको हम डीएनए के जिनको हम जीन्स बोलते हैं। तो ये जो जीन इकोलॉजी है इसका ये मतलब हुआ स्टडी ऑफ द जेनेटिक कॉम्पोजिशन एंड चेंजेस इन रिलेशन टू द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज। जब भी कोई न्यू स्पीशीज आ रही है, चाहे वो प्लांट की है चाहे वो एनिमल की है, जब हम उसको जेनेटिक पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं, उसके डीएनए को, उसके जीन्स को जब हम स्टडी करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन इकोलॉजी बोलते हैं। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। दैट अगर हमको स्टेटमेंट दी होगी और हमें बताना होगा कि ये जो है स्टेटमेंट ये किसकी स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अप्लाइड इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी का क्या? अप्लाइड का मतलब है प्रैक्टिकल। सो बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर द ह्यूमन वेलफेयर इज नोन एज अप्लाइड इकोलॉजी। सिंपल। उसके बाद दो टर्म्स हमारे पास आती है, एक आती है फाइटो जियोग्राफी और एक आती है जू जियोग्राफी। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और जू का मतलब होता है एनिमल्स। तो फाइटोजियोग्राफी का क्या मतलब हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ इज नोन एज फाइटोजियोग्राफी, और जू जियोग्राफी का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ इज नोन एज जू जियोग्राफी। ये कुछ आ गई हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब जब हम ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं और उनके इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं, तो जब हम इन्वायरमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। अब जब भी हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स जो होते हैं ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास बायोटिक फैक्टर, एक होते हैं हमारे पास ए बायोटिक फैक्टर। सिंपल टर्म्स हैं। बायोटिक का मीनिंग होता है लिविंग, या आप लाइफ बोल सकते हो या फिर आप लिविंग बोल सकते हो, और ए बायोटिक को आप बोल सकते हो नॉन लिविंग, मतलब जो जिसमें लाइफ नहीं है, जो कि नॉन लिविंग है। तो हमको यहाँ पर अभी डिस्कस करना है ए बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। ए बायोटिक फैक्टर्स, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो था वो लास्ट जेकेपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, उसको मैं बाद में बताऊंगा कुछ ही देर में। अभी के लिए डिस्कस करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स को, मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं। तो पहला जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो होता है ये क्या है? एक एबायोटिक कंपोनेंट है एंड इट इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट एनवायरमेंट फैक्टर। एंड एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, it decreases progressively from the equator towards the pole and from plain to the mountain top। क्या मतलब हुआ? बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं, सपोज अगर मैं इसको एक अर्थ कंसीडर कर लूं, ठीक है, अगर सपोज इसको हम एक अर्थ कंसीडर कर लें, ये यहाँ से जो लाइन पास हो रही होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। तो क्या होता है जनरली जो टेम्परेचर होता है इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन होता है, इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है, ये वाला पर्टिकुलर रीजन, इस रीजन का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। और जैसे ही हम इस साइड पे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इस साइड से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और नीचे की तरफ भी जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? लो होता है। और इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लैप्स रेट बोलते हैं। लैप्स रेट का क्या मीनिंग होता है?
इट इज द वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर द अर्थ सरफेस। क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम लोग इक्वेटर को एक लाइन कंसीडर कर लें और इक्वेटर से चाहे हम ऊपर की तरफ मूव करें चाहे हम नीचे की तरफ मूव करें, हर 1 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर के ट्रेवल, हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना होगा, अराउंड 6.5 डिग्री का चेंज होगा। 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो देयर इज ए लोअरिंग ऑफ मीन टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये तो आ गया टेम्परेचर की जनरल बात। बट अगर हम इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से बात करें तो टेम्परेचर जो है उसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसके बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स और एक एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर थर्मल जो वर्ड है ये कॉमन है। थर्मल वर्ड का मतलब होता है, थर्मल वर्ड का मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ, थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट। तो अब यहाँ पर यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दे कैन टॉलरेट एंड थ्राइव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स, मतलब ऑलमोस्ट सारी जगह पे ही प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने की, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। और एग्जांपल्स मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो आदमी तो कितनी जगह पे फैले हुए हैं ना, तो ये हमारे किसकी एग्जांपल आ गई, यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद उसी का ऑपोजिट आता है स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल में अगर हम लोग वाइड एरिया या वाइड रेंज की बात कर रहे हैं तो स्टीनोथर्मल में क्या होगा, नैरो रेंज, मतलब कम, बहुत थोड़ी सी। तो दे हैव अ नैरो रेंज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दे कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस। और इसमें एग्जांपल्स आ जाती है पोलर बियर्स, लिजर्ड्स, एबीज। लिजर्ड्स की अगर हम बात करें तो लिजर्ड्स जो है वो जनरली हमें अपने घरों में समर्स में देखने को मिलती है, विंटर्स में देखने को नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताने का मतलब था कि यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो बहुत सारा एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, और स्टीनोथर्मल वो होते हैं जो सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बेसिस पे अगर हम लोग लेक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, जो हमारे पास वाटर बॉडीज होती है उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो जो लेक होती है उसकी स्ट्रेटिफिकेशन की है हमने। स्ट्रेटिफिकेशन का ये मतलब होता है कि लेक जो है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है, किसमें, 3 पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड किया हुआ है बेसिकली। कौन कौन से 3 पार्ट हैं वो, एक को हम लोग बोलते हैं एपिलिम्नियन, सेंटर में हम लोग बोलते हैं मेटालिम्नियन, और सबसे डाउन वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोलिम्नियन। अब क्या मतलब हुआ इन तीनों जोन्स का, एपिलिम्नियन का ये मतलब होता है, एपिलिम्नियन मींस अपर स्ट्रैटम ऑफ वाटर विच इज एक्सपोज्ड टू द सोलर रेडिएशंस। अब एक और चीज याद रखना, ये शायद आपको पता भी होगा, क्योंकि जो स्ट्रेटा है, स्ट्रेटा जो वर्ड है ये हम लोग कब यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं। अगर हम तीनों लेयर्स की एक साथ बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रेटा बोलेंगे, अगर हम इंडिविजुअल लेयर की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग स्ट्रैटम बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रैटम जो है ये हम लोग सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो upper stratum of the water which is exposed to the solar radiations and it is warmer during the summer and cooler during the winter। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है एपिलिम्नियन के लिए। अगर हम लेक्स के बारे में देखें तो एपिलिम्नियन की जो लेयर है, ये वाली जो टॉप वाली जो लेयर है, ये क्या होती है, वार्म होती है समर के टाइम में और कूल होती है विंटर के टाइम में। तो ये आ गया हमारा एपिलिम्नियन का। उसके बाद नेक्स्ट वाला आ जाता है मेटालिम्नियन। मेटालिम्नियन को हम लोग ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में प्रेजेंट है। सो इट इज अ ट्रांजिशन zone between the epilimnion and hypolimnion, and maximum temperature change occurs in the middle of the metalimnion, that is known as थर्मोक्लाइन। ये जो मेटल लिम्नियन है इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर का सबसे ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन दोनों के बीच में है, और इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज अकर्स इन द मिडल ऑफ द मेटल लिम्नियन। और उस टेम्परेचर चेंज को क्या बोलते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज थर्मोक्लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट वाला, दैट इज हाइपोलिम्नियन। हाइपोलिम्नियन क्या होता है, बेसल स्ट्रेटम होता है, ये बेसल स्ट्रेटा या फिर बेसल लेयर होती है, where the water is always cool but is above the freezing point, and उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हाइपोलिम्नियन पे वाटर प्रेजेंट होता है सबसे बेस में, उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, इसके आसपास टेम्परेचर होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के बारे में, कि थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो लेक्स के अंदर कैसे होती है। उसके बाद अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर भी जो है वो क्या है, एक एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
लाइफ ऑन द अर्थ इज ओरिजिनेटेड इन द वाटर एंड इज अनसस्टेबल विदाउट द वाटर। सो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है वहाँ पर तो ठीक है, ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव करते हैं, बट जहाँ पर वाटर नहीं प्रेजेंट है या बहुत कम प्रेजेंट है, जैसे कि डेजर्ट्स में, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, उनमें कुछ एडेप्टेशंस आ जाती हैं, उनमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, जिस वजह से वो कम वाटर में भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर हम लोग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वाटर में होते हैं, और वाटर की जो होती है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि वाटर के अंदर सॉल्ट की क्या कॉन्सेंट्रेशन है। तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज को डिवाइड किया गया होता है। तो वो वाटर बॉडीज जिनमें कुछ 5% के अराउंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसको हम लोग इनलैंड वाटर्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग रिवर्स को कंसीडर करते हैं, लेक्स को कंसीडर करते हैं। और मतलब इनमें जो होता है सबसे कम अमाउंट में जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है। उसके बाद जब हम सीज की बात करते हैं, तो सीज के केस में जो सीज के केस में जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, दैट इज अराउंड 30 to 35%। और सबसे ज्यादा तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज इन द हाइपरसेलाइन लेगून्स जो होते हैं, वो उनमें मोस्टली क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब जैसे हमने टेम्परेचर के बेसिस पे डिस्कस किया वहां पर, वैसे ही हम लोग वाटर के बेसिस पे भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं यूरी हेलाइन ऑर्गेनिजम्स और स्टीनो हेलाइन ऑर्गेनिज्म। सेम कॉन्सेप्ट आएगा। वहां पर हमने क्या पढ़ा था, यूरी के केस में हमने पढ़ा था वाइड रेंज, यहाँ पर भी वाइड रेंज, और स्टेनो के केस में हमने पढ़ा था नैरो रेंज, तो यहाँ पर भी नैरो रेंज। बट यूरी हेलाइन है, यहाँ पे हेलाइन वर्ड जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये सॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। सो यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी एंड सम ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू दिस ग्रुप। वन ऑफ द एग्जांपल इज सैल्मन फिश। और अगर स्टीनो हेलाइन की बात करें, ये बहुत ही कम सैलिनिटी वाले वाटर में ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करते हैं, और इसकी एक एग्जांपल है शार्क। तो ये हो गया हमारा वाटर के पर्सपेक्टिव से। अब अगर हम लोग लाइट की बात करें, तो लाइट भी जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है, और यही क्वेश्चन जेकेपीएससी ने पूछा था लास्ट टाइम, इसी के रिगार्डिंग, एबायोटिक कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, अभी दिखाऊंगा। तो जब हम लोग लाइट की बात करते हैं, तो लाइट का जो बेसिक फंक्शन है दैट इज वो क्या है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं, वो उससे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करके क्या करते हैं, फूड जनरेट करते हैं। और बहुत सारी स्पीशीज जो होती हैं प्लांट्स की, अब ऐसा तो है नहीं, जब हम लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइट जो होती है वो प्लांट्स को मिलती है और प्लांट्स ग्रो होते हैं। बट अगर हम लोग एक फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, सपोज ये एक लैंड है, फॉरेस्ट के अंदर बड़े बड़े वाले ट्रीज भी होंगे, कुछ छोटे छोटे ट्रीज भी होंगे, कुछ इस साइज के होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे भी होंगे। तो जब सपोज यहाँ पर सन है, सन अपनी रेस यहाँ पे, सन से यहाँ पे रेस निकलेंगी, वो रेस जो है कभी कभी क्या होता है, वो जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर पड़ती हैं, और नीचे वाले जो प्लांट्स होते हैं उन पे सिर्फ शेडो पड़ती है। तो क्या होता है कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जो कुछ हर्ब्स या फिर कुछ जो शर्ब्स होती हैं ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट, आर एडेप्टेड टू फोटोसिंथेटिकली लो लाइट कंडीशंस एज दे आर ओवरशैडोड बाय टॉल ट्रीज विद देयर कैनोपीज। तो इस टाइप की जो एडेप्टेशंस हैं वो प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, मेनी प्लांट्स आल्सो यूज लाइट फॉर कंप्लीटिंग देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लावरिंग। अब प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है उसमें भी लाइट का जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका मतलब क्या है, लाइट जो है वो तो रिक्वायर्ड होती ही है ऑर्गेनिजम्स को, बट ऐसा होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनको लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जैसे अगर हम लोग एक्वेटिक बॉडीज की बात करें, वाटर बॉडीज की बात करें, तो वाटर बॉडीज में जो ऊपर ऊपर वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो ऊपर ऊपर की लेयर्स में रहते होंगे, उनको तो लाइट अच्छे से मिलती होगी। बट जो बिल्कुल डाउन लेवल पे रहते होंगे, ग्राउंड लेवल पे रहते होंगे वाटर बॉडी के, उनको तो लाइट नहीं मिलती होगी। तो उनके अंदर कुछ ऐसी एडेप्टेशंस आती हैं, कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं, जिनको यूज करके वो क्या करते हैं, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम लोग लाइट की बात कर ही रहे हैं, तो जब सन से रेस निकलती हैं, तो सन रेस में क्या होता है, बहुत सारी रेस निकलती हैं। जब सन से रेस निकलती हैं, उसमें दो रेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, ये क्या होती हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं या फिर ब्लॉक हो जाती है। हमारा एटमॉस्फेयर इन रेज को अर्थ तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता, अगर ये गामा रेज एक्स रेज हमारे अर्थ तक पहुंच जाएंगी, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी।
जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं विजिबल लाइट और यूवी लाइट की, ठीक है। तो जो यूवी कंपोनेंट होता है, यूवी कंपोनेंट जो होता है वो हार्मफुल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, बट जो यूवी लाइट होती है, यूवी लाइट को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तीन पार्ट में किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है? उसकी वेवलेंथ के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास एक आता है यूवी ए, जिसकी वेवलेंथ होती है 320 टू 390 नैनोमीटर। फिर आता है यूवी बी, जिसकी वेवलेंथ होती है 280 टू 320 नैनोमीटर्स। उसके बाद आता है यूवी सी, जिसकी वेवलेंथ होती है 100 नैनोमीटर टू 280 नैनोमीटर। तो मतलब अगर हम रफली देखें तो यूवी रेज जो है, यूवी रेज की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? अराउंड 100 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। और 400 से लेके 700 नैनोमीटर जो है, ये जो वेवलेंथ होती है ये किसकी होती है? ये होती है विजिबल लाइट की। और वो लाइट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, part of the light which is effective in the photosynthesis is called as photosynthetically active radiation, उसको हम लोग PAR बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको दो चीज़ों की बात करी, एक मैंने विजिबल लाइट की बात करी और एक मैंने यूवी लाइट की बात करी। यूवी लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 100 टू 400 नैनोमीटर, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 टू 700 नैनोमीटर। अब ये जो यूवी लाइट की वेवलेंथ है, ये क्या करती है? वेवलेंथ और पेनिट्रेशन जो होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो इतना ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। तो अगर हम यहां पर यूवीसी की देखें तो यूवीसी की वेवलेंथ जो है वो कम है, लाइक 100 नैनोमीटर टू 280 नैनोमीटर। तो यूवीसी जो है ये हमारे अर्थ के अंदर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए नहीं पहुंच पाता। अगर हम यूवीबी की बात करें तो यूवीबी जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर में ही, बट कुछ हद तक यूवीवी जो है वो हमारे अर्थ तक यहाँ पर पहुंच जाता है, क्योंकि यूवीबी की जो वेवलेंथ है वो एज कम्पेयर टू यूवीसी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर हम यूवी ए की बात करें तो यूवी ए जो है, इसकी जो वेवलेंथ है यहाँ पर ये क्या है? 320 टू 390 नैनोमीटर, मतलब ज्यादा है एज कंपेयर टू बीएनसी। तो यूवी ए जो है वो अर्थ तक जो है वो इजीली पहुंच जाता है। तो यूवी सी जो होता है वो बहुत ज्यादा लीथल होता है, वाइल यूवी बी इज क्वाइट हार्मफुल। यूवी सी जो लीथल होता है बट वो तो पहुंच ही नहीं पाता, तो यूवी सी जो है ये यहीं पे खत्म हो गया। यूवी बी जो है, 50% ऑफ द यूवी बी आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। ओजोन जो होती है वो 50% यूवी बी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और बचा हुआ 50% जो है वो अर्थ पे आ जाता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी मतलब हम जैसे सनस्क्रीन को यूज करते हैं, कुछ लोग जैसे स्पेक्स यूज करते हैं, उसमें यूवी प्रोटेक्शन लेयर्स होती हैं। तो वो ये सब चीजें बेसिकली इसीलिए होती हैं ताकि हमारी आईज को या फिर हमारी बॉडी को किससे प्रिवेंट कर सके? यूवी रेस से प्रिवेंट कर सके। और इसके अलावा जो विजिबल लाइट होती है ये हमारे यहाँ पे अर्थ के ऊपर आती है, और आने के बाद इससे क्या होता है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जैसे हम कलर्स को देख पाते हैं, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट। तो ये था यूवी का कॉन्सेप्ट। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यूवी ए बी सी जो है, तीन टाइप की यूवी होती है, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, और उसमें से कौन सी जो है वो पेनिट्रेट कर सकती है और कौन सी जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग लाइट की बात कर ही रहे हैं, तो लाइट में जब हम लोग लाइट की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्वेटिक हैबिटेट, तो उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जोन्स को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने टेम्परेचर के रिगार्डिंग हमने जोन्स को डिस्कस किया, एपिलिम्नियन को डिस्कस किया, ये फिर उसके यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सेंटर में हमने थर्मोक्लाइन को भी डिस्कस किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया हाइपोलिम्नियन को। इसी तरीके से जब हम लोग लाइट के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं तो उसमें भी हमने जोन्स को डिवाइड किया गया है, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, यूफोटिक जोन, प्रोफंडल जोन एंड बेंथिक जोन। जब हम लोग लिटोरल जोन की बात करते हैं तो इस वाले जोन को हम लोग लिटोरल जोन बोलते हैं, मतलब ये वाला जो जोन है ना, इसको हम लोग लिटोरल जोन बोलते हैं। इट इज अ शेलो कोस्टल रीजन, लाइट इज एबल टू पास थ्रू द वाटर एंड रीच द बॉटम, देयरफॉर द प्रोड्यूसर्स occurs थ्रूआउट द सरफेस टू द बॉटम। तो क्या होता है लिटोरल जोन में? क्या होता है, जो लिटोरल जोन है उस पूरे लिटोरल जोन में क्या होता है, लाइट पड़ जाती है। पूरे वाले लिटोरल जोन में लाइट बड़े आराम से आ जाती है। लाइट के आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो प्लांट्स हैं या जो भी प्रोड्यूसर्स यहाँ पे हैं वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो लिटोरल जोन में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, और वहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और वो अपना काम, अपना
फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आ जाता है सेकेंड, जिसको हम लोग लिम्नेटिक जोन बोलते हैं, लिम्नेटिक जोन। सो इट इज एन ओपन वाटर जोन वेयर वाटर इज वेरी वेरी डीप, amount of the oxygen and light decreases with the depth, and limnetic zone is differentiated into three zones: photic, aphotic and abyssal. ये आ गया हमारा फोटिक जोन, जिसको हम लोग यूफोटिक जोन भी बोलते हैं। फिर आ गया हमारा एफोटिक जोन, जिसको हम लोग प्रोफंडल भी बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारा यहाँ पे आ जाता है एबेसल जोन। अब लिम्नेटिक जोन जो होता है ये तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से पूरा ये वाला जो पूरा जोन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा नीचे इसको हम लोग लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। अब लिम्नेटिक जोन में क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं तो जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो भी डिक्रीज होते जाता है, और लाइट का जो अमाउंट है वो भी डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि लाइट जो है उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है कि वो कितना नीचे जाके कहाँ तक जाके वो जो है पर्टिकुलर पहुंच सकती है और ऑर्गेनिज्म को मिल सकती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद लाइट जो होगी वो नीचे नहीं क्रॉस कर पाएगी। तो ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। और इसको जो होता है वो 3 रीजन में डिवाइड किया गया होता है, जिसमें जो यूफोटिक जोन होता है दैट रिसीव्स द मैक्सिमम लाइट। अगर हम लिम्नेटिक की बात करें तो लिम्नेटिक के अंदर जो 3 आते हैं उसमें से जो यूफोटिक होता है वो मैक्सिमम लाइट को रिसीव करता है। प्रोफंडल जो होता है यहाँ पर लाइट नहीं होती है, ये वाला जो रीजन है। और उसके बाद बेंथिक जोन, जिसको हम एबेसल जोन, जो लास्ट वाला जोन होता है वहां पर इट इज द बॉटम जोन, और यहाँ पर भी लाइट मोस्टली नहीं होती है। और जो ऑर्गेनिज्म मोस्टली यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स वगैरह यहाँ पर ग्रो होते हैं, जो कि फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स वगैरह पे। तो ये आ गया हमारा विद रिस्पेक्ट टू द लाइट की, लाइट की जब हम बात करते हैं। उसके बाद हम लोग एक लास्ट एबायोटिक फैक्टर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज सॉइल। जब हम लोग सॉइल की बात करते हैं, it is the upper weathered humus containing part of the earth's surface which can sustain terrestrial plant life. अब जो भी